प्रिय विद्यार्थियों, तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो थोड़ा धीरे धीरे आ रहे हैं। हमारा गला बैठा हुआ है, इसीलिए हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम में प्रॉब्लम होगी, उसे आप मैनेज कर लें, ठीक है। हमारी कोशिश यह है कि आपके पेपर में हम हमेशा साथ रहें, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लें। हम आज तुम्हें लेके आए हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व की तैयारी कैसे करें, देखो। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व 7 अंक के होते हैं। इसमें 3 अंक का एक प्रश्न आएगा और एक एक अंक के छोटे प्रश्न आएंगे, जिन्हें अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। इस प्रकार ये 7 अंक की यूनिट है। इसमें 3 सेक्शन करके तैयारी करना है, नंबर ए और बी और सी। 3 सेक्शन करने हैं। ए सेक्शन में क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण रखेंगे, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे कुएं की लाल दवा कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, कुएं की लाल दवा कहते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये 3 यौगिक हैं महत्वपूर्ण, इनको करना है। इनमें से एक छोटा कोई क्वेश्चन आ सकता है, फिर एक क्वेश्चन यहां से आता है। 3-3 नंबर के 2 आएंगे, एक करना होगा, ठीक है। कारण बताओ, जो प्रमुख है, कारण बताओ आएगा एक क्वेश्चन। जैसे संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, क्यों? संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों? संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं, क्यों? संकुल यौगिक बनाते हैं, क्यों? संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों? ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों? फिर अगला है संक्रमण तत्व मिश्र धातु बनाते हैं, क्यों? ठीक है। और संक्रमण तत्व उत्प्रेरकीय गुण रखते हैं, क्यों? ये 6 प्रमुख हैं, उत्प्रेरकीय गुण रखते हैं, क्यों? ये 6 कारण बताने वाले हैं। संक्रमण तत्वों के कुछ प्रमुख गुण भी पूछे जा सकते हैं। और उसके तीसरा टॉपिक है सामान्य जानकारी, इंट्रोडक्शन। जैसे डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में अंतर क्या है, डी ब्लॉक के तत्व व एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर क्या है, लैंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर क्या है, और लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर और लैंथेनाइड संकुचन। ये 3 भाग करके आप तैयारी करेंगे। ये एक प्रकार से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। 3 भागों में तैयारी करना है। सबसे सरल भाग कौन सा है? सबसे सरल भाग ये है आपका सी सेक्शन, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में अंतर, लैंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर, लैंथेनाइड संकुचन। कमजोर छात्र पहले सी सेक्शन को करेंगे, फिर बी सेक्शन को करेंगे, और ये सेक्शन लास्ट में करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके बातें आगे आती रहेंगी आपको, ठीक है। तो आगे देखो, अब हम आपको सबसे पहले आंसर स्टार्ट करते हैं, तो आंसर को देखते हैं। तो सबसे पहला आंसर आपको लेते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। सरल से स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व एक तरफ ले लो, डी ब्लॉक के तत्व, और एक तरफ ले लो एफ ब्लॉक के तत्व। तुलना कर लेते हैं अपन डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्वों में। डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व देखते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों में देखें, सबसे पहले परिभाषा देखते हैं डी ब्लॉक के तत्वों की। परिभाषा, परिभाषा कैसे बनाएंगे आप? पीछे से यहां से स्टार्ट करो। बे तत्व, बे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, बे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल है परिभाषा, देखो कैसे परिभाषा शब्दों में छिपी है। आज हम तुम्हें ये 7 अंक पक्के करा देंगे, बस 30-35 मिनट हमारे साथ जुड़े रहो। यहां से परिभाषा बनाओ। देखो ये डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं, तो यहां सुना बे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, मेन बात n-1 डी उप कक्षा में, n-1 डी उप कक्षा में प्रवेश करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। प्रवेश करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। लो परिभाषा बन गई। पहला पॉइंट परिभाषा हो गई, पहला पॉइंट ये परिभाषा हो गई। इसी पैटर्न पर दूसरी परिभाषा बना दो, इधर बना दो, दूसरी परिभाषा यहां बना दो। बे तत्व, पीछे से देखो, बे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 एफ उपकक्षा में प्रवेश करते हैं, उपकक्षा में प्रवेश करते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। प्रवेश करते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो बहुत सिंपल है, थोड़ा शांति सुने। जैसे एफ है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा,
डी है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। परिभाषा पीछे से यहां से देखो, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, बस ध्यान रखना n-1 डी, और इधर n-2f। मेन पॉइंट देखो अंडरलाइन कर दें, इसमें अपन को मेन पॉइंट है n-2 और यहां मेन पॉइंट है n-1 डी। इतना बस याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम समझा देते हैं। जैसे ये नाभिक हैं, ये कक्षाएं हैं, ये क्या है कक्षा। मान लो ये बाहर वाली कक्षा n है तो ये अंदर वाली n-1 है और एक अंदर वाली n-2 है। ये मतलब है, मतलब जो d है वो अंदर वाली है और f और अंदर वाली है, ये मतलब होता है यार। चलो देखो फिर आगे बढ़ते हैं। परिभाषा हो गई। अब बात आती है इनका साधारण नाम क्या है। इनका साधारण नाम है संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं इनका? संक्रमण तत्व बोलते हैं भैया इन्हें, संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व बोलते हैं। इनका क्या नाम है? इन्हें बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व। अब तुम कहोगे भैया ने ऐसा क्यों कहते हैं, भैया संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो गुणों का संक्रमण है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। देखते हैं, थोड़ा सा गौर करके देखें, थोड़ा पेरियोडिक टेबल पे देखते हैं। पेरियोडिक टेबल देख लो, गौर करना बेटा ध्यान से। ये देखो, ये डी ब्लॉक निकल के सामने आ गया, गौर करेंगे यहाँ। ये आपका एस ब्लॉक है, ये जो एस ब्लॉक है ये आपका धन विद्युती होता है, धन विद्युती। और ये पी ब्लॉक जो है, ये जो पी ब्लॉक है ये आपका होता है ऋण विद्युती। क्या होता है? ऋण विद्युती तत्व होते हैं। अब ये है आपका डी ब्लॉक, ये जो बीच में दिख रहा है डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं जिनको हम तुम्हें समझा रहे हैं। और ये नीचे है एफ ब्लॉक के तत्व, नीचे वाले एफ ब्लॉक के तत्व हैं। इन्हीं को यहीं में फिट करके हम बहुत सारी बातें तुम्हें याद करा देंगे। गौर देखना, सुपर धांसू लेक्चर ऐसा याद होगा आपको आज की हमेशा याद रहेगा। वो आपके 3 अंक पक्के हैं, कहीं नहीं जाते हैं। आध घंटा बस सुनो बस। देखो ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। तो हमने डी ब्लॉक के तत्व में हमने बताया वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकक्षा में प्रवेश करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f उपकक्षा में प्रवेश करते हैं, ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब परिभाषा तो हो गई। अब इन डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन लिखा है, ट्रांजिशन, इसी को कहते हैं हिंदी में संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व। ठीक है। और जो नीचे वाले हैं इन्हें कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व। ध्यान रखना, संक्रमण तत्व और अंतः संक्रमण तत्व। एफ ब्लॉक ओटी में आ सकता है कि एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व। और डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। अब देखो क्यों कहते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व? इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके गुण एस ब्लॉक के धन विद्युती से पी ब्लॉक के ऋण विद्युती के बीच संक्रमण करते हैं। गुणों में संक्रमण हो रहा है, धन से ऋण की हो, इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संक्रमण तत्वों के बीच में रखे हैं, यहां रखे हैं। ये वाली लाइन यहां रखी है, ये वाली लाइन यहां रखी है। एफ ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्वों के बीच में रखे हैं, इसीलिए हम कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात देखो, स्थिति। आवर्त तालिका में इन्हें एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है, समूह 3 से समूह 12 तक। समूह 3 से समूह 12, जी समूह 3 है 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समूह 12 तक। समूह 3 से समूह 12 तक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में। और इन्हें कहाँ रखा गया? एफ ब्लॉक को तली में नीचे रखा गया है, एफ ब्लॉक तत्वों को तली में नीचे रखा गया है। और वास्तविक स्थिति इनकी है समूह 3 व 4 के बीच 6वें आवर्त और 7वें आवर्त में, 6वें और 7वें आवर्त में है जो ब्लॉक के तत्व। समूह 3 और 4 इनकी वास्तविक स्थिति है, लेकिन दर्शाया इन्हें कहाँ गया है? तालिका के नीचे दिखाया गया है। तो ये स्थिति पता चल गई। तो हम आगे स्थिति पता चल गई। 4 श्रेणियों में बांटा गया है, 1 श्रेणी, 2 श्रेणी, 3 श्रेणी, 4 श्रेणी। डी ब्लॉक में कितनी श्रेणियां हैं? 4। और एफ ब्लॉक में 2 श्रेणियां हैं, एक लेंथेनाइड है और एक एक्टिनाइड है। प्रत्येक श्रेणी में बेटा 10 तत्व हैं, गिन लियो। तो टोटल तत्व कितने हो जाते? 40। और जहां में प्रत्येक श्रेणी में 14 तत्व हैं तो टोटल तत्व कितने हो जाते? 28। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें आप टेबल में देख सकते हैं, तो इनको हम आसानी से लिख सकते हैं। देखते हैं, इन बातों को अपन अपने ग्राफ में रख लें, ग्राफ में लिख लो। देखो हमें नाम पता चल गया, ठीक है। अब हम आगे स्थिति लेते हैं, तीसरी हेडिंग बनाते हैं स्थिति की। स्थिति क्या है? एस व पी ब्लॉक के मध्य, पी ब्लॉक के मध्य समूह 3 से समूह 12,
समूह बारहा के मध्य रखे हैं, जबकि इन्हें तालिका में नीचे दर्शाया गया है। तालिका में नीचे दर्शाया गया है, नीचे दर्शाया गया है, लेकिन वास्तविक स्थिति कहाँ है? वास्तविक स्थिति इनकी है छठवें व सातवें आवर्त में। सातवें आवर्त में समूह 3 व 4 के बीच, 4 के बीच में है, इसीलिए अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो अब इनकी स्थिति होगी। चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ध्यान दो, सावधान हो जाओ बेटा, सावधान हो जाए। परिभाषा और 2 विशेषताएं, परिभाषा 2 विशेषताएं, 3 अंतर हो गए। परीक्षा में अगर आए डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में 3 अंतर लिखो, 3 ही आएंगे महाराज, ध्यान सुन ले, 3 लिख लो ये अच्छे से। और भी हम बता रहे हैं ओटियों के लिए, 6 ओटी याद हो गई, इसमें 3 क्वेश्चन एक साथ याद होंगे। पहला क्वेश्चन डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं, इनकी विशेषताएं, फिर एफ ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं, इनकी विशेषताएं। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में अंतर याद हो जाएंगे और 18 ओटी याद होंगी। अच्छे से ग्राफ देखना। आगे देखें, इसमें सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, शॉर्ट में साईं बाबा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2। अच्छे से याद कर लियो। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? n-2 f 1 से 14। ध्यान दियो, देखो यहाँ n-1 d था तो यहाँ n-2 f है। जहाँ तरफ d वाली बात चल रही, बात तरफ f वाली बात चल रही है। n-1, सावधान होकर सुनियो, 0 से 1 और ns में 2। ये इसमें 3 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं, जहाँ में 2 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं। ध्यान रखना, 2 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं, 2 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं, और जहाँ में 3 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं, 3 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं। गौर करते रहना, अपूर्ण होती हैं। ये बात हमें वहीं से पता चल गई। देखो जहाँ में साफ साफ दिख रहा है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, जहाँ में 2 कक्षाएं हैं, कौन कौन सी? एक n है और एक तुम्हारी n-1 है और एक n है। जे वाली कक्षा अपूर्ण है, जे वाली। जहाँ में 3 कक्षाएं दिख रही होंगी अपूर्ण है, कौन कौन सी? n-2, n-1 और n। जहाँ में 3 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं, तो ये अगला पॉइंट बन जाता है। तो इस तरीके से तुमने देख कितने पॉइंट हो गए? 4 था, ये 5वां पॉइंट बन गया। तो ये 5 पॉइंट इस तरीके के हो जाते हैं। इनके चाहो इन 5 पॉइंटों के आप क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो महाराज। गला थोड़ा हमारा खराब है, थोड़ा सी आवाज प्रॉब्लम होगी, लेकिन अच्छे से याद होगा तुम्हें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, आगे देखो बेटा, 6वां पॉइंट, ये स्थायी होते हैं, ये कम स्थायी होते हैं, ये भी अंतर है। ठीक है, ये प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, प्रकृति में उपलब्ध, ठीक। ये प्रकृति में दुर्लभ है, प्रकृति में दुर्लभ है, बहुत सरल अंतर है जी। 8वां पॉइंट, ठीक है, कुल 40 तत्व हैं, कुल 40 तत्व हैं, इसमें कुल 28 तत्व हैं। कुल तत्व कितने हैं? 28 हैं। अब हमने बताए थे 40 कैसे हो जाए, क्योंकि जहाँ में ये 4 श्रेणियों में बटे हैं। संक्रमण तत्व कितनी श्रेणी में बटे हैं? 4। ठीक है, जहाँ में कुल श्रेणी कितनी है? 2 ही हैं, कुल श्रेणी 2 ही है। प्रत्येक श्रेणी में 14 तत्व हैं, कुल 2 श्रेणी है, प्रत्येक श्रेणी में कितने हैं? प्रत्येक श्रेणी में 14 तत्व हैं, तो 14 दूनी 28। यहाँ 40 तत्व कैसे हो गए? प्रत्येक श्रेणी में 10 तत्व हैं, प्रत्येक श्रेणी में 10 तत्व हैं। तो देखो 18 ओटी याद हो गई, 18 ओटी, 9 अंतर, और 3-4 क्वेश्चन याद हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे ले चलते हैं। देखो इसे थोड़ा आगे ले चलते हैं, पूरा चाहो तो पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये देखो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, आगे देखो, अब आगे बढ़ते हैं। आपके जो अंतः संक्रमण तत्व थे, अंतः संक्रमण तत्व बोले तो अंतः संक्रमण तत्व, ठीक है, माने एफ ब्लॉक के तत्व। कभी कभी परिभाषा आ जाती है कि अंतः संक्रमण तत्व,
या एफ ब्लॉक तत्वों की परिभाषा लिखो। जो एफ ब्लॉक तत्वों की परिभाषा है वही अंतःसंगमर तत्व है। अभी जो हमने 9 पॉइंट लिखे हैं उठा के लिख दियो। अगर अंतःसंगमर तत्व पे टिप्पणी आ जाए तो ये 9 पॉइंट इकट्ठे करके लिख देंगे। संगमर तत्व पे टिप्पणी आ जाए जातरफ के 9 पॉइंट उठा के लिख दियो। आगे देखो, अंतःसंगमर तत्व की 2 श्रेणियां हैं। एक है लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी, और दूसरी है एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी, इसे 4F श्रेणी भी कहते हैं। लेंथेनाइड का दूसरा नाम 4F श्रेणी और जाको दूसरा नाम है 5F श्रेणी। अब इसके अंतर आ जाते हैं, देखो ध्यान से। टिप्पणी आ जाए तो टिप्पणी भी लिख सकते हैं। ग्राफ पे गौर करिए तो बहुत सारे क्वेश्चन दे सकते हो, ओटी भी याद रहेंगे। लेंथेनाइड है, यहीं से निकाल लो। लेंथेनम 57 के बाद, लेंथेनम, लेंथेनाइड से याद आ जाएगा लेंथेनम। लेंथेनम 57 के बाद आने वाले 14 तत्वों को, आने वाले 14 तत्वों को लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। परिभाषा हो गई। लेंथेनाइड बोले तो लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व। एक्टिनाइड बोले तो एक्टिनियम, एक्टिनियम 89 के बाद, एक्टिनियम 89 के बाद आने वाले 14 तत्वों को, आने वाले 14 तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। बहुत सिंपल है, देखो हम यहाँ तुम्हें समझा के याद करा देते हैं। यहाँ देख लो, देखो यहाँ से देख लो बेटा, इसे हम अभी तुम्हें बता रहे हैं। यहाँ देख लो, ये बहुत जल्दी याद होगा। ये देखो यहाँ गौर करियो, अभी बिल्कुल समझा देते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी की परिभाषा बिल्कुल रटा देते हैं तुम्हें। ये देखो लेंथेनम दिख रहा है, ये लेंथेनम। अब जो लेंथेनम के बाद जो 14 तत्व जो हैं वो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं, और जो एक्टिनियम दिख रहा है जाके बाद जो 14 तत्व हैं एक्टिनाइड के, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। परिभाषा हो गई। अच्छा, या एक लॉजिक बना लो। सीलू, सीलू याद कर लो। सीलू का मतलब सीरियम से स्टार्ट है और ल्यूटेटियम पे एंड है। ट्रिक बना लो, सीलू की थी लर, लर कौन की थी? सीलू की थी लर। ऐसे याद करो, देखो सीलू, यहाँ से सी और जे लू, सीलू की थी लर, लर कौन की थी? सीलू की थी। तुम्हें दोनों श्रेणियों का स्टार्टिंग याद रहेगी और एंड याद रहेगा। लिख ले यहाँ, देखो देखो यहां से याद लिख लो। सीरियम से स्टार्ट होती है, ल्यूटेटियम पे एंड हो जाती है। सीरियम से स्टार्ट होती है, ल्यूटेटियम, सीलू की लुटिया डूब रही है, ल्यूटेटियम, लुटिया याद करियो, ल्यूटेटियम। सीलू की क्या डूब रही है? लुटिया। सीरियम, ल्यूटेटियम, तुमने नहीं पढ़ा तो तुम्हारी लुटिया डूब जाएगी। थीलर, थीलर, थोरियम से स्टार्ट है, थोरियम से लोर जाओ, लोरेंसियम, लोरना है, भैंसियां लोर जाती हैं पानी देख के, वैसे तुम्हें लोरना है, लोरेंसियम। तो सीलू की थी लर, याद हो गई। देखो सीलू की थी लर, तो यहाँ सीलू, सीरियम, ल्यूटेटियम, थोरियम, लोरेंसियम, लोरेंसियम है, लोरेंसियम, लोरेंसियम। तो देखो 2 अंतर हो गए, 1 अंतर और 2 अंतर। फिर आगे देखो और याद करने अंतर। तो देखो 4F श्रेणी कहते हैं, 4F श्रेणी तो क्या कहेंगे? जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, वही डायलॉग मार दे, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F उपकक्षा में प्रवेश करते हैं, 4F उपकक्षा में प्रवेश करते हैं। देखो ये डायलॉग है, इनकी सब परिभाषाएं इस बेस पे आधारित है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश कर रहा है तो डी ब्लॉक का, इलेक्ट्रॉन एफ में प्रवेश कर रहा है तो एफ ब्लॉक का। तो भाई बात है, देखो बे तत्व यहां से बनाओ, बे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F उपकक्षा में प्रवेश करते हैं उन्हें 4F श्रेणी के तत्व कहते हैं। जहां में क्या कहोगे? जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, उल्टा कर दो, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F उपकक्षा में प्रवेश करते हैं, 5F उपकक्षा में प्रवेश करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रवेश करते हैं, उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व, सॉरी, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F कक्षा में प्रवेश करते हैं 5F श्रेणी के तत्व, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षा में प्रवेश करते हैं 4F श्रेणी के तत्व। तो ये 3 अंतर हो गए। और अंतर याद करने हैं तो देखो 3 हो गए। और देख लो ये चौथा, पांचवा, छठवां, चौथा, पांचवा, छठवां, ये देखो 3 और देखते हैं। ये जैसे कैसे जो तुम देख रहे हो, ये जो हमने अंतर बनाए हैं वो शब्दों से तो खींचे हैं। देखो
ये देखो यहाँ से खींचा लैंथेनाइड, तो लैंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व, एक्टिनाइड तो एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्व। फिर देखो 4f श्रेणी, तो जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकक्षा में प्रवेश करते हैं। देखो 5f श्रेणी, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो देखो शब्दों से हमने परिभाषा बना दी, ये तुम्हें याद भी रहेंगे, इन्हीं को याद करो भैया। 3 अंतर आएंगे, ज्यादा अंतर मत याद करियो। हाँ पढ़ पूरा लो, ओटी के लिए पढ़ना पड़ेगा। और जो सीलू की थी लर, जो हमने बताई थी 3 पॉइंट बोल को रटा दी। अब एक और रटाया रहा है, लैंथेनाइड में एल है तो लो हैं, और जी एक्टिव हैं, जी कैसे हैं, जी एक्टिव हैं भैया। लैंथेनाइड लो हैं, एक्टिनाइड एक्टिव हैं, मतलब इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, लो रहती है। संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या रहती है, प्रवृत्ति कम रहती है भैया, लो है जी। इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम रहती है, और इनमें जो भैया एक्टिव है, भैया, इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। क्यों होती है भैया, एक्टिव है, नाम ही है तो अधिक होती है। एक्टिनाइड एक्टिव होते हैं इसलिए तो अधिक हैं। इनके यौगिक कम क्षारीय होते हैं भैया, इनके यौगिक कम क्षारीय होते हैं, इनके यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं भैया, इनके यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं। बहुत सिंपल बात बताई हमने, इनके यौगिक कम क्षारीय हैं, इनके यौगिक अधिक क्षारीय हैं। गौर करो, कम वाली बात कही जा रही है, देख लो गौर करके, ये भी कम है, ये भी कम है, यहाँ दोनों अधिक वाली बात कही जा रही है। क्यों, लो हैं। लैंथेनाइड लो माने कम, इनके संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम रहती है, इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इनके यौगिक कम क्षारीय हैं, इनके अधिक हैं। और एक आता है कौन सा अंतर, इन्हें कहते हैं हम दुर्लभ मृदा तत्व, इन्हें कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। लैंथेनाइड का नाम क्या है भैया, दुर्लभ मृदा तत्व किन्हें कहते हैं, ओटी में आ सका, रेडियो एक्टिव तत्व किन्हें कहते हैं, तो एक्टिनाइड को रेडियो एक्टिव और इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व। 7वां पॉइंट जबरदस्त, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो भैया, जहां में जिनोन ले लियो और जहां में रेडॉन ले लियो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है तो जिनोन लेके, इसका बनाना है रेडॉन लेके, ठीक। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में जात तो, जहां में 5f में जात तो। f में कितने करोगे, 1 से 14, जो हम भरोगे 1 से लेकर 14 तक। 4f के बाद फिर लेंगे 5d, 4f 5d, 0 से 1 6s में 2 होंगे। इसमें क्या लोगे, 5 है तो यहाँ 6 से 0 से 7s2, ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। देखो 4f तो जाता है 5f, 5d 6d 6s 7s। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ओटी में भी आ सकता है, लैंथेनाइड एक्टिनाइड का, ये 7 अंतर 14 ओटी। अगर आ जाए लैंथेनाइड पे टिप्पणी तो लैंथेनाइड की तरफ लिख दो, एक्टिनाइड पे टिप्पणी तो एक्टिनाइड का लिख दो। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब लैंथेनाइड संकुचन, अगला क्वेश्चन है इसमें, लैंथेनाइड संकुचन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके कारण और परिणाम, 3 चीजें अच्छे से याद कर लेना। लैंथेनाइड संकुचन क्या है, तो देखो लैंथेनाइड संकुचन की सबसे पहले परिभाषा, फिर कारण, फिर परिणाम। ध्यान दो, लैंथेनाइड संकुचन के कारण, परिणाम, परिभाषा। तो लैंथेनाइड हमें थोड़ी बनानी आनी चाहिए, तो एक ट्रिक याद कर लो, लैंथेनाइड श्रेणी बनानी आनी चाहिए। ट्रिक क्या है, सी पर NdPm से मिले, याद कर लो, C पर NdPm से मिले, ND कोई का नाम है, PM माना प्राइम मिनिस्टर से मिले। लैंथेनाइड श्रेणी याद करना है तो हमें ये ट्रिक याद कर लेनी चाहिए। अगर हमें लेंथेनाइड श्रेणी याद करना तो ट्रिक याद कर लो, सी पर एनडी पीएम से मिले, एनडी कोई का नाम है, कहाँ प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, सी बोले तो सी, पर बोले तो पीआर, एनडी बोले तो एनडी और पीएम बोले तो पीएम और मिले माने ऐसे हैं। तो ये देखो इसका परमाणु क्रमांक होता है 58,
इसका 59, 60, 61, 62। देखो हम तुम्हें दिखा देते हैं लेंथेनार्ड श्रेणी, लेंथेनार्ड श्रेणी को दिखा देते हैं, जैसे जल्दी याद हो जाएगा। देखो बेटा, ये है लेंथेनार्ड श्रेणी। लेंथेनार्ड संकुचन कारण परिणाम बहुत, ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हमने, ध्यान दियो। ओटीवी इसके संगे याद करेंगे। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में 3 अंतर अच्छे से याद कर लियो, लेंथेनार्ड एक्टिनार्ड में 3 अंतर अच्छे से याद कर लियो, लेंथेनार्ड संकुचन, बस तीनों क्वेश्चन एक पेज में लिख लियो, अच्छे से याद हो जाएंगे। तो 3 पेज है, एक क्वेश्चन फंस जाएगा। जे लेंथेनार्ड श्रेणी है, जो देखो जे लेंथेनार्ड श्रेणी, जो देखो ये सी पर एनडीपीएम से मिले, तो ये 58, 59, 60। तो लेंथेनार्ड संकुचन क्या है? लेंथेनार्ड संकुचन सुन लो क्या है? लेंथेनार्ड संकुचन, लेंथेनार्ड संकुचन की परिभाषा बता रहे हैं कि लेंथेनार्ड श्रेणी में, सुनना, लेंथेनार्ड श्रेणी में, लेंथेनार्ड श्रेणी में जब, लेंथेनार्ड श्रेणी में जब बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या घटती जाती हैं, परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या घटती जाती हैं, आयनिक त्रिज्या घटती जाती हैं, घटती जाती हैं। इसी को लेंथेनार्ड संकुचन कहते हैं। बहुत सरल है, देखो फिर देखो, जो लेंथेनार्ड श्रेणी है, दोबारा सुन ले। लेंथेनार्ड श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनकी परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या घटती जाती हैं, जिसे लेंथेनार्ड संकुचन कहते हैं। चलो परिभाषा याद हो गई, वापस आओ। परिभाषा, परिभाषा समझ में आ गई होगी। परिभाषा क्या हमने बताई कि लेंथेनार्ड श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या कम होती जाती है, जिसे लेंथेनार्ड संकुचन कहते हैं। कारण, कारण क्या है? नाभिकीय आवेश का बढ़ना, नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण, नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती जाती है? कम होती जाती है। फिर उसके बाद आते हैं लेंथेनार्ड संकुचन के परिणाम। तो लेंथेनार्ड संकुचन के परिणाम में अपन क्या क्या लिख देंगे? सहसंयोजक लक्षण, सहसंयोजक लक्षण में परिवर्तन हो जाता है, सहसंयोजक लक्षण में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, और तत्वों के गुणों में समानता आ जाती है, और तत्वों का पृथक करना कठिन हो जाता है। 3 हेडिंग बना देंगे, तत्वों के गुणों में समानता, तत्वों का पृथक्करण और सहसंयोजक लक्षण। तो हमने देखो क्या है, ये 3 बातें बताई हैं परिणाम में, ठीक है। परिणाम में 3 हेडिंग बना देंगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो गया है। एक क्वेश्चन और आता है कि लेंथेनार्डों का पृथक्करण कठिन होता है क्यों? एक क्वेश्चन यहाँ और बनता है, लेंथेनार्ड तत्वों का पृथक्करण कठिन होता है क्यों? पृथक्करण कठिन होता है क्यों? कठिन होता है क्यों? तो देखो, लेंथेनार्ड संकुचन के कारण इनके परमाणु आकार लगभग समान हो जाते हैं। हमने कहा लेंथेनार्ड संकुचन के कारण लेंथेनार्ड तत्वों के परमाणु आकार लगभग समान हो जाते हैं, इसलिए उनके रासायनिक गुणों में समानता आ जाती है। रासायनिक गुणों में समानता के कारण इनका पृथक्करण कठिन है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, जेई बार परिणाम में लिख दियो, परिणाम में जेई वाली हेडिंग बना दी भैया, लेंथेनार्ड तत्वों का पृथक करना कठिन होता है क्यों? क्योंकि लेंथेनार्ड संकुचन के कारण इनके परमाणु आकार लगभग समान हो जाते हैं, रासायनिक गुणों में समानता आ जाती है, इसीलिए लेंथेनार्डों को पृथक करना कठिन है। ठीक, इनकी क्षारीयता जो है घटती है, ध्रुवण क्षमता बढ़ती है, जी ऐसे हैं। ठीक, आगे देखो, तो ये वाला एक टॉपिक हमने तुम्हें पूरा करा दिया है। अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। तो दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। तो दूसरे टॉपिक में हमने बताए थे कारण बताओ वाले 5 क्वेश्चन। कितने? वे 5 क्वेश्चन आपके याद कर लिए। हम आप कठिन से कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, उन पे ध्यान दो, ठीक है। कारण बताओ वाली बात क्या बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ हम ये देखें, यहाँ पे ये देखो, महत्वपूर्ण दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं।
महत्वपूर्ण यौगिक। तो महत्वपूर्ण यौगिक कौन कौन से हैं आपके? पोटेशियम परमैंगनेट, इसका पर्पल कलर होता है, कुएं की लाल दवा के नाम से जाना जाता है, ऊटी में आ सकता है कुएं की लाल दवा। ठीक है, याद सूत्र ना याद रहा है तो कमीने 4 याद कर लियो, याद बनो रहेगो। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र याद ना रहा है तो कमीने 4, KMNO4, कुएं की लाल दवा। दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2 नारंगी लाल रंग का होता है। तीसरा क्रोमिल क्लोराइड गैस, CrO2Cl2 नारंगी रंग की होती है। इनमें से 3 में से कोई एक ऊटी आने के चांस रहते हैं, ध्यान रखो। क्रोमिल क्लोराइड का रंग कैसा होता है? नारंगी रंग की वाष्प होती है। सूत्र क्या है? CrO2Cl2 है। पोटेशियम परमैंगनेट को कुएं की लाल दवा कहते हैं। फिर आगे देखो कुछ बेसिक है। क्रोमेट, CrO4 पर 2 ऋण होता है, ऋणायन है। डाइक्रोमेट, जब क्रोमेट के 2 आयन जुड़ जाते हैं। CrO4 क्रोमेट, क्रोमेट को जब अम्लीय माध्यम में रखा जाता है, क्रोमेट को जब अम्लीय माध्यम में रखा जाता है, ध्यान रखो, सुनो सिद्धांत सुनो। क्रोमेट को जब अम्लीय माध्यम में रखा जाता है, ये सिद्धांत काम का है। क्रोमेट के 2 अणु जुड़ जाते हैं अम्लीय माध्यम में और डाइक्रोमेट बनाते हैं, साथ में जल बनाते हैं। गौर कर लेना हमारी बात को। और ये डाइक्रोमेट कब बनता है? डाइक्रोमेट कब बनता है? जब क्रोमेट के 2 अणु अम्लीय माध्यम में अगर रखे जाएं तो अम्लीय माध्यम में क्या करते हैं? जो H को ले लेते हैं और डाइक्रोमेट बदल जाते हैं। मैंगनेट MnO4 पर 2 ऋण होता है और परमैंगनेट MnO4 पे 1 ऋण होता है। ये कुछ ऋणायन याद कर लोगे जिससे आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ये बेसिक अच्छे से याद कर लेना, जब ये बेसिक याद करके तभी ये क्वेश्चन हैंडल होंगे। फिर देखो हम बताए, जैसे हमने कहा जो तुमने याद कर लिए तो इनके सूत्र बनाने काम आएंगे। जैसे हमने कहा सोडियम क्रोमेट, तो सोडियम Na पे 1 धन होत, क्रोमेट CrO4 पर 2 ऋण होत, क्रिस क्रॉस, सूत्र बन गया Na2CrO4। फिर सोडियम डाइक्रोमेट Na पे 1 धन, डाइक्रोमेट 2 ऋण, क्रिस क्रॉस Na2Cr2 बन गया। पोटेशियम परमैंगनेट K पे 1 धन 1 ऋण बराबर है, कट गए KMNO4। पोटेशियम मैंगनेट K पे 1 धन 2 ऋण, क्रिस क्रॉस K2MnO4। तो ये सूत्र कैसे बनाए जाते हैं बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बेसिक था। आगे देखो, आगे देखते हैं। तो आगे वाली स्लाइड लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अगली है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, अगला क्वेश्चन क्या है? क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण ओटी में आ सका। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण का उपयोग किसमें करते हैं? क्लोराइड आयन के निश्चयात्मक परीक्षण में क्रोमिल क्लोराइड का उपयोग करते हैं। ओटी महत्वपूर्ण ओटी है, नंबर 1 याद कर लो। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण में, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण कब किया जाता है? क्लोराइड आयन के निश्चयात्मक परीक्षण में। कैसे करते हैं देखो, हम क्या लेते हैं? एक परख नली ले लेते हैं। परख नली ले ली हमने, ध्यान सुनना, प्रैक्टिकल है एक प्रकार का। एक परख नली ले लेते हैं, गौर करना। एक हमने क्या ले ली? परख नली ले ली। परख नली में हमने क्या ले लिया? धातु क्लोराइड ले लिया। कोई भी धातु क्लोराइड ले लेते हैं। अब जब धातु क्लोराइड मान लो हमने KCl ले लिया, अब इस धातु क्लोराइड में हम क्या लेते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट, अभी बताया था, पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल देते हैं। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट इसमें डाल दिया और इसमें क्या डाल देते हैं? H2SO4, सांद्र H2SO4। जैसे हम सांद्र H2SO4 डालेंगे तो नारंगी रंग की वाष्प बनेगी। कैसे? नारंगी रंग की वाष्प बनती है। कैसे बनती है? नारंगी रंग की वाष्प बनती है। नारंगी रंग की वाष्प बनती है। अगर नारंगी रंग की वाष्प बने तो समझ जाइयो कि ये नारंगी वाष्प काय की होती है? क्रोमिल क्लोराइड गैस की, CrO2Cl2 नारंगी रंग की वाष्प बनती है जो क्रोमिल क्लोराइड गैस होती है। इससे हम समझ जाते हैं कि हमारे में जो पदार्थ दिया गया है उसमें क्लोराइड निश्चित है। क्लोराइड निश्चित है। हो गया प्रैक्टिकल, समझ में आ गया होगा। धातु क्लोराइड में हम विलयन बना लेंगे। एक परख नली में धातु क्लोराइड का विलयन बनाते हैं, उसमें जैसे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र H2SO4 डालते हैं, अगर नारंगी रंग की वाष्प बने तो समझ जाइयो क्रोमिल क्लोराइड, तो समझ जाओगे कि ये क्लोराइड आयन निश्चित है। तो प्रैक्टिकल कर दिया हमने, हटा दो इसे। अब हम ग्राफ बनाते हैं, ध्यान दो। धातु क्लोराइड में पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 जैसे ही डालते हैं तो हमें क्रोमिल क्लोराइड और नारंगी रंग की वाष्प बनती है और इसमें साथ में KHSO4 भी बनता है। क्रोमिल क्लोराइड जो गैस बनी है, क्रोमिल क्लोराइड जो गैस बनी है उसको हम काय में NaOH में प्रवाहित करते हैं। NaOH में प्रवाहित करते हैं। अगर सोडियम क्रोमेट का पीले रंग का विलयन प्राप्त होता है, पीले रंग का विलयन प्राप्त होता है, पीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। कैसे? सोडियम क्रोमेट के पीले रंग का विलयन प्राप्त होता है, समझ जाइयो क्लोराइड 100% है। अब इनके समीकरण बना दोगे। समीकरण बना दो, कैसे? देखो KCl था, KCl में K2Cr2 डाला और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाला तो ये क्रोमिल क्लोराइड जो नारंगी रंग की वाष्प बनी थी। क्रोमिल क्लोराइड की नारंगी रंग की वाष्प बनती है। अब समीकरण ये कैसे हो गया, इसको अगर अच्छे समझना है तो देखो हम तुम्हें समझा देते हैं। ये समीकरण कैसे बनाया हमने, गौर करो।
यहाँ देखो इस तरीके से बनाते हैं। जैसे हमने पहले क्या लिया था, KCl लिया था, गौर करो KCl लिया ना, ठीक है। उस KCl में हमने क्या क्या डाला था, K2Cr2O7 डाला था, और हमने क्या डाला था, H2SO4। और ये हमें तो पता ही था कि बनता क्या है, हमें पहले ही से पता था, क्रोमिल क्लोराइड गैस बनती है CrO2Cl2। अब देखो कैसे समीकरण हुआ होगा, H धन आयन देगा, HSO4 आयन, समझना H2SO4 टूटेगा H धन आयन और HSO4 आयन में, ये धन है, ये ऋण है, ये धन है और ये ऋण है, धन को ऋण से, ऋण को धन से जोड़ दो भैया, बहुत सरल है, K जाएगा ऋण से, KHSO4, Cl, ये तुम्हारा Cl बचा है, ठीक है। Cl किसके साथ जाएगा, Cl को बनाए रखो, अभी Cl वो देखो ये चला गया Cl2, ठीक है। अब इसे बैलेंस करो, ऊपर क्या बना था, KHSO4 भी बना था, ये KHSO4 लिख दो, KHSO4 कैसे लिख दिया हमने भैया, जो है ना KHSO4, और क्रोमिल क्लोराइड तो पहले लिख लो। तो अब जो H कहाँ से क्रिया करेंगे, O से H2O बनेगा, H2O बनेगा। देखो अगर तीनों पदार्थ 1 2 3 उठा के संतुलित कर दिया होगा, संतुलन तो कर ही लेते होगे, संतुलन करने का यहाँ समय नहीं है अपना, ठीक है। संतुलन ना हो तो वैसे छोड़ जाइए, नंबर पूरे मिलेंगे। अब देखो CrO2Cl2 गैस को कायम प्रभावित करो तो NaOH में का बनो, तो सोडियम क्रोमेट का पीले रंग का विलयन, मतलब जिस Na जहाँ से जुड़ जाता है और Cl इससे, तो NaCl भी बनेगा। इसका मतलब क्या बनेगा, NaCl OH काय के रूप में जाएगा, H2O के रूप में, H2O के रूप में संतुलित कर दोगे, आ जाएगा रिजल्ट, ठीक। तो इस तरीके से आप, ये आपका हो गया क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। क्रोमिल क्लोराइड बैलेंस करना तो 2 का गुणा यहाँ कर दो, यहाँ 4 का गुणा कर दोगे, 2 2 4 सोडियम हो गया, Cl 2 है, Cl यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, तो यहाँ कर दो 2 दूनी 4, हो गई बैलेंस, नहीं हो गई तो तुम कर लियो है। ये हो गया क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो फटाफट, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लो, ठीक है। ठीक है, पूरे हो चुके हैं आपके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो KMnO4 पोटेशियम, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पायरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनाते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनाते हैं, ये अगर आ जाए तो कैसे बनाओगे, देखो। तो पायरोलुसाइड का हो, मन्नो याद कर ले, MnO2, मन्नो को कहते हैं पायरोलुसाइड अयस्क होता है बेटा एक, पायरोलुसाइड अयस्क को सूत्र बताओ तो लिख दियो मन्नो, MnO2। इसको बारीक पीस लेते हैं, इसमें सांद्र KOH मिलाते हैं, कास्टिक पोटास, और वायु प्रवाहित करते हैं, वायु मतलब ऑक्सीजन, तो जैसे ही वायु प्रवाहित करेंगे जाके मिलक जाएगी, माने इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, काय में K2MnO4 में, पोटेशियम मैंगनेट में, काय में पोटेशियम मैंगनेट बताओ तो हमने, K2MnO4, फिर जहाँ में क्लोरीन प्रवाहित करेंगे तो इसका फिर ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। 2 ही पद हो बेटा, 3 नंबर में तो आना ही है, जहाँ में 3 नंबर क्वेश्चन है जैसा पोटेशियम परमैंगनेट, 2 हेडिंग बनाओगे, पोटेशियम मैंगनेट का बनना, पोटेशियम परमैंगनेट का बनना, पूरा ग्राफ छाप आइयो, नंबर पूरे मिल जाएंगे। पहली हेडिंग पोटेशियम मैंगनेट का बनना, दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट का बनना, ठीक है। अब समीकरण जैसे बना दे, देखो मन्नो आते MnO2 प्लस जहाँ में का मिला तो हमने KOH प्लस हमने का प्रवाहित करी थी वायु, तो जो ऑक्सीजन जब जहाँ में जुड़ा था तो MnO2 का बदल गई थी MnO4 में, MnO4 पे कितने ऋण हो 2, तो ऋण को खत्म कर विकलान K आएगा K2, बैलेंस करोगे 2 को गुणा हो जाएगा, ठीक। OH है तो काय के रूप में जाएगा H2O, संतुलित करोगे तो यहाँ 1/2 फिर तो देखो K2MnO4 और जहाँ में हमने क्लोरीन प्रवाहित करी थी, क्लोरीन का करेगा K को उड़ा ले जाएगा KCl, तो ये कमीने 4 बन जाएगा। यहाँ भी 1/2, यहाँ ध्यान रखियो 2 में ऊपर नीचे 1/2 गुणा है, ऐसा ग्राफ छाप आइयो, 3 नंबर मिल जाएंगे, इसी से बना के हिंदी लिखी आइयो, ठीक है। इतना टाइम नहीं है, ज्यादा हम डिस्क्राइब करें, ठीक। चलो ये हो गया, आगे देखो स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात आते हैं इनके 3 रासायनिक गुण आ जाते हैं,
तीन ऑक्सीकारक गुण 3 नंबर में आ सकते हैं, 3 ऑक्सीकारक गुण। ठीक, 3 ऑक्सीकारक गुण आ जाते हैं। ठीक, ये प्रबल ऑक्सीकारक गुण, प्रबल ऑक्सीकारक है इसलिए ऑक्सीकारक गुण आ जाते हैं। बहुत सरल है, कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल है। देखियो KMnO4, इनके ऑक्सीकारक गुण देख लो, KMnO4 है, कमीने 4 प्लस H2SO4 क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। दोबारा से थोड़ा शुरू से लेते हैं, देखो ध्यान से, क्वेश्चन ऐसे आएगा, पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में, परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में, ठीक है, ऑक्सीकारक का कार्य करता है, ऑक्सीकारक का कार्य करता है। उदाहरण दे के बताओ, या पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। वास्तव में तो तीनों माध्यमों में ऑक्सीकारक का कार्य करता है, लेकिन यहाँ 3 पूछे जाएंगे तो सबसे पहले अपन 3 उदाहरण दे देंगे। इनको सिद्धांत कैसे हो, देखो सिद्धांत देख लो, सिद्धांत जो है कि पोटेशियम परमैंगनेट को सूत्र होता है MnO4 कमीने 4, राजा साहब, राजा को होते हैं H2SO4 को रसायनों का राजा कहते हैं, तो देखो कैसे रिएक्शन हो, जे धन है, जे 2 धन है, जे ऋण है, जे धन है, जे ऋण है। धन याद होना चाहिए, के पे 1 धन है, धन काय से क्रिया करेगा, ऋण से, ऋण काय से क्रिया करेगा, धन से। इसके बाद एक बिल्कुल सरल टॉपिक और है, वो भी बताएंगे, ये थोड़ा सा ध्यान देना है, समीकरण सूत्र वाला। इसके बाद बहुत ही सरल टॉपिक है। हमने कहा इन 3 टॉपिक में से अगर ये तीसरा ये वाला टॉपिक रिएक्शन वाला आप छोड़ भी दोगे तो ये 2 टॉपिक अच्छे से कर लियो। कौन कौन से, एक 5 कारण बताओ वाले और जी अंतर बताए थे। जे होशियार हो, थोड़ा एवरेज हो तो जे समीकरण कर सकते हो, नहीं तो इसे छोड़ सकते हो। ठीक है, जहाँ मैं वालों जरूर अच्छे से कर लियो। हम जो मेन बता रहे हैं इनके है तो ये बड़ा पोर्शन, जो मेन बता रहे हैं इनको थोड़ा देख लियो। हाँ, तो देखो अब धन ऋण से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, K2SO4। फिर ये धन ऋण से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, MnSO4। OH से क्रिया करेगा तो H2O बनेगा। 5 मोल ऑक्सीजन, कितने मोल, बैलेंस करो, संतुलित करो। यहाँ K2 है तो यहाँ 2 को गुणा कर दे, Mn2 होगा तो यहाँ 2 गुणा कर दे, SO4 3 होगा तो यहाँ 3 गुणा कर दे। अब जैसे समझ में नहीं आ तो यार रट ले, कैसे याद कर ले, 2 कमीने 4 को कंट्रोल करने के लिए 3 किंग चाहिए। किंग ऑफ केमिकल है, देखो 2 कमीने 4 को कंट्रोल करने के लिए 3 किंग चाहिए। तो एक अणु K2SO4, 2 अणु MnSO4 और जल के 3 अणु 5 मोल ऑक्सीजन बनेंगे। अब जो ऑक्सीजन है ये नवजात ऑक्सीजन बोली जाती है, ये अन्य पदार्थों का क्या कर देती है, ऑक्सीकरण कर देती है। तो KMnO4 क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो इनके 3 ऑक्सीकारक गुण तैयार कर लिए। अब हम आते हैं इस टॉपिक को छोड़ के हम आगे चलते हैं। देखिए यही बस मेन क्वेश्चन है 2, अब आगे और जाम करने की आवश्यकता नहीं है, सरल से कर लियो। ठीक है, तो अच्छे रहेंगे क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन आना है। अब जो कारण बताओ क्वेश्चन जरूर सुन ले। कारण बताओ वाले 5-6 हैं, एक आध जहाँ में टपक जाता है। सबसे पहले तो ये याद रखो कि संक्रमण तत्व कैसे पहचानेंगे। सिद्धांत देखियो, संक्रमण तत्व कैसे पहचानेंगे। संक्रमण तत्व की पहचान करने का तरीका क्या है, तो हमने बताई पहचान ये है कि N-1D उपकक्षा अपूर्ण हो। क्या हो, उपकक्षा जब अपूर्ण होती है, अपूर्ण हो तो वो संक्रमण तत्व होता है। और D कक्षा जब पूरी भरी हो, D उपकक्षा पूरी भरी हो, पूर्ण हो तो संक्रमण तत्व नहीं है, सिद्धांत बैठा ले। ये सिद्धांत याद कर ले जाके, अपूर्ण हो तो संक्रमण तत्व है। कब संक्रमण तत्व है और कब संक्रमण तत्व नहीं है, ये बात ध्यान रखियो, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे दोगे। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत दिमाग में बैठा के रखियो। कहा कि संक्रमण तत्वों कैसे पहचानेंगे, हम बताइए जब N-D उपकक्षा अपूर्ण हो तो संक्रमण तत्व है, और जब उपकक्षा पूर्ण हो तो संक्रमण तत्व नहीं है। अब जो सिद्धांत याद है, अब ऐसे क्वेश्चन आओ कि स्कैंडियम संक्रमण तत्व, जैसे क्वेश्चन बताओ जिंक ये वाला क्वेश्चन देखियो, CuAgAu, एक जिंक कैडमियम मरकरी, बहुत आद क्वेश्चन है। CuAgAu संक्रमण तत्व हैं और जिंक कैडमियम मरकरी संक्रमण तत्व नहीं है। जो क्वेश्चन आएगा तो ले अपन, तुम्हें याद ही नहीं करने, सिद्धांत फिर कर दे। क्या कह दे कि कॉपर
कॉपर सिल्वर और सोना, सोना चांदी तामा, जे सोना है जे चांदी है जे तामा है, सोना चांदी तामा में n-1 डी उपकक्षा अपूर्ण होती है, उपकक्षा अपूर्ण होती है, लगा दे सिद्धांत, अपूर्ण होती है, इसीलिए ये संक्रमण तत्व है। और जहाँ का कहोगे जिंक कैडमियम मरकरी में n-d उपकक्षा पूरी भरी होती है, पूर्ण होती है, पूर्ण भरी होती है, इसीलिए पूर्ण भरी होती है, इसीलिए संक्रमण तत्व नहीं है। लो ऐसे क्वेश्चन घुमाए फिराए कर अगर कोई पूछता है तो आप आंसर दे सकते हो। जैसे हमको उनसे कहा स्कैंडियम संक्रमण तत्व है और जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, क्यों? तो जहाँ में डी का अच्छा पूर्ण है तो है, ये पूर्ण है तो नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन आंसर दे सकते हो। आगे देखो, और संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। क्वेश्चन आएगा संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों? संक्रमण तत्व भैया अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, कैसे समझाओगे? तो एक उदाहरण देकर समझा दे भैया। जैसे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन गैस है, जब ये मिलकर अमोनिया बनाती है तो धीमी गैस से अमोनिया बनती है, धीमे गैस से। और जहाँ में हमने डाल दो कहा संक्रमण तत्व डाल दो आयरन, जैसे ही हमने आयरन डालो सोई अमोनिया तीव्र गैस से बनने लगी, तीव्र गैस से बनने लगी। तो यहाँ पे तुमने क्या देखा, यहाँ आयरन ने अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया है, तो ये आयरन उत्प्रेरक है। आयरन यहाँ क्या है? उत्प्रेरक है, आयरन उत्प्रेरक है। तो क्वेश्चन ये है कि संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं? तो उसका कारण देखो, संक्रमण तत्वों की जो सतह होती है, संक्रमण तत्वों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। क्या कहोगे? संक्रमण तत्वों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अधिक होता है, जिससे मुक्त संयोजकताएं अधिक होती हैं, मुक्त संयोजकताएं अधिक होती हैं, मुक्त संयोजकताएं अधिक होती हैं। इन मुक्त संयोजकताओं से क्या होता है भैया? इन मुक्त संयोजकता से अभिकारक के अणु जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, अभिकारक के जो अणु हैं, अभिकारक के अणु इन मुक्त संयोजकताओं से अधिशोषित हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। जब अधिशोषित हो जाते हैं तो सतह पर सांद्रण बढ़ जाता है, सतह पर क्या बढ़ जाता है? सतह पर सांद्रण बढ़ जाता है। और तुमने पढ़ा होगा अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर सांद्रण के समानुपाती होती है, सांद्रण बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो देखो हो गया ना सिद्ध कि संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, उदाहरण भी बता दिया हमने। ले लो भैया स्क्रीनशॉट फटाफट, 2-3 अंक पक्के। आगे बढ़ जाते हैं। संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट भैया, आ रहा है। संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों? संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों? इसके 2 कारण हैं, इसके 2 कारण हैं भैया। एक है, पहले क्या है? कैटायन मतलब धनायन का आकार छोटा, धनायन का आकार, कैटायन का आकार छोटा होना भैया। दूसरा कारण है रिक्त डी उपकक्षा की उपलब्धता, रिक्त डी उपकक्षा की उपलब्धता। भैया सुनत रहियो, बस 2-3 नंबर के क्वेश्चन है, छोटे छोटे होएगा आंसर। संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं, संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों? तो क्वेश्चन रिपीट कर दो करो, क्यों वाले में। संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं क्योंकि इसके 2 कारण हैं। नंबर 1 कैटायन का आकार छोटा होना, और नंबर रिक्त डी उपकक्षा की उपलब्धता। हेडिंग बना दे, 2 गप्पे दे दे। गप्पे कैसे दोगे? देखो, कैटायन का आकार छोटा है इसलिए धनावेश का घनत्व बढ़ जाता है, धनावेश का घनत्व बढ़ जाता है, धनावेश का घनत्व बढ़ जाता है। जब धनावेश का घनत्व बढ़ता है, जैसे मान लो जी आयरन है, इसका आकार छोटा है, अब आकार छोटा होने से धनावेश का घनत्व बढ़ जाता है, तो ये लिगैंडों को अपनी ओर, माने ऋणायनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, और जो लिगैंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जोड़ा इन्हें दे देते हैं आकर्षित होके, तो सहसंयोजी बंध बन जाता है। और जो रिक्त डी कक्षा उपलब्ध होती हैं, इन रिक्त डी कक्षा जो उपलब्ध होती हैं, उन्हीं में जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा दिए जाते हैं वो रिक्त डी कक्षा में समाहित हो जाते हैं और एक उपसहसंयोजी बंध बन जाते हैं। तो इस तरीके से संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बना लेते हैं। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ो भैया, एक सिद्धांत हमारा याद कर ले, 2 क्वेश्चन और याद हो जाएंगे। सिद्धांत याद कर लो, 2 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। सिद्धांत क्या भैया? सिद्धांत ये है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी में होते हैं तो गुण अलग होते हैं, युग्मित होते हैं तो अलग होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में तो वो पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता भैया, समझ ले। कब का हो जात? अनुचुंबकीय। और रंगीन सो हो जात वो। और अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन भाई तो वो प्रतिचुंबकीय हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय हो जाता है। और कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। ये सिद्धांत बहुत सारे क्वेश्चनों में काम आने वाला है, ध्यान दो। सिद्धांत क्या है? हमने क्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अनुचुंबकीय और रंगीन हो जाते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो प्रतिचुंबकीय और रंगहीन हो जाते हैं। ये सिद्धांत याद कर लो, फिर सुन लो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय रंगीन, युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रतिचुंबकीय रंगहीन। अब सिद्धांत को अप्लाई कर दो। देखो सिद्धांत को अप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन का तो क्वेश्चन ऐसे आए, वो संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं क्यों? संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं क्यों? अनुचुंबकीय होते हैं क्यों? या फिर ऐसे कोई कहे जिंक कैडमियम मरकरी प्रतिचुंबकीय होते हैं क्यों? प्रतिचुंबकीय होते हैं क्यों? तो ऐसे क्वेश्चन आंसर सिद्धांत के आधार पर दिए जाएंगे। प्रतिचुंबकीय होते हैं क्यों? ठीक है, तो देखो आंसर क्वेश्चन से ही आंसर बनाना है महाराज। कैसे? रिपीट करो। संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि, संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनकी, क्वेश्चन रिपीट कर दो फिर आंसर स्टार्ट कर दो। इनकी n-1 डी उपकक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए अनुचुंबकीय होते हैं। हो गया ना आंसर? और बड़ा करना है तो क्या कहोगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे अनुचुंबकीय लक्षण उतना अधिक होगा। ले एक सिद्धांत और बना दो, अनुचुंबकीय लक्षण उतना अधिक होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे अनुचुंबकीय लक्षण उतना अधिक होगा। और आगे लिखना है तो कह दे किसी भी संक्रमण श्रेणी में, किसी भी संक्रमण श्रेणी में बाएं से मध्य तक, मध्य से अंत तक, किसी भी संक्रमण श्रेणी में बाएं से मध्य तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इसीलिए अनुचुंबकीय लक्षण बढ़ता है। और मध्य से अंत तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसीलिए अनुचुंबकीय लक्षण कम होता है। और जिंक कैडमियम मरकरी में सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ये प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो ये तो हमने ऐसे उदाहरण देकर तुम्हें समझाया था। ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा कि जे अनुचुंबकीय है, जे प्रतिचुंबकीय है, उसके भी आंसर इसी सिद्धांत पे दोगे। फिर बात आते हैं क्वेश्चन 1, संक्रमण तत्व के, संक्रमण तत्व के आयन व यौगिक रंगीन होते हैं। बहुत सुपर क्वेश्चन है, रंगीन होते हैं क्यों? बहुत सुपर क्वेश्चन है। या फिर वो कहेगा क्यूप्रस आयन, क्यूप्रस जो आयन है, क्यूप्रस आयन रंगहीन है, क्यूप्रस आयन रंगहीन है और क्यूप्रिक आयन रंगीन है। तो इसके आंसर कैसे देंगे? सिद्धांत लगा दो भैया, वही वाला जो हमने बताया था। बहुत सिद्धांतों पे चलती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो तो हमारी तबीयत खराब हो गई है बेटा थोड़ी, नहीं तो बहुत और स्ट्रॉन्ग कर देते इसको। अभी थोड़ा आवाज थोड़ी गड़बड़ चल रही है, थकान भी हो जाती है, तो जितना बताना चाह रहे हैं उतना नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, कोशिश ये कर रहे हैं कि गला हमारा सही हो जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो ये अगर आवाज ही आपको समझ में आ रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो कमेंट में जरूर लिखें। कौन कहाँ से पढ़ रहा है ये जरूर लिखें। ठीक है, बहुत सारे लोग इंदौर से पढ़ रहे हैं, ग्वालियर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने अभी एनालिसिस किया अपने YouTube पे, तो हमने देखा कि हम 10 सिटियों को कवर कर चुके हैं। 10 सिटियों में लेक्चर चल रहे हैं धमाकेदार। ठीक है, जोर शोर से तुम लोग देख रहे हो, तो इस वीडियो को जरूर बताएं कमेंट करके, लाइक करके कि अगर ये आवाज आप मैनेज कर पा रहे हैं तो अगले लेक्चर फिर हम ले आएंगे। अगर आपको ये आवाज समझ में नहीं आ रही है तो फिर हमें रुकना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं आगे। संक्रमण तत्व के आयन व यौगिक रंगीन होते हैं। ठीक है, क्यों? तो वही क्वेश्चन को क्या है आंसर कैसे देते हैं क्यों वाले, हम यहाँ क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। संक्रमण तत्व के आयन व यौगिक रंगीन होते हैं क्योंकि इसके 2 कारण हैं। कारण लिख दो, क्योंकि लिख के क्या, क्योंकि इसके 2 कारण है। नंबर 1, n-1 डी उपकक्षा में
डी उपकक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना। उपकक्षा में क्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना। हमने नहीं बताया था अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना। और दूसरा डी संक्रमण होना। जब डी संक्रमण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही डी संक्रमण होता है। डी संक्रमण होना, डी संक्रमण होना। डी संक्रमण में क्या होता है? डी माने 5 उपकक्षाएं जैसे होती हैं, इनका ऊर्जा विपाटन हो जाता है। 1 2 3 4 5, एक ज्यादा बन गई है भैया, 5 ही बनाना है। इनका ऊर्जा विपाटन हो जाता है, एक निम्न ऊर्जा स्तर की बन जाती है और उच्च ऊर्जा स्तर की। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाता है तो इसे डी संक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? डी संक्रमण। तो डी संक्रमण तभी होगा जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिसे डी संक्रमण कहते हैं। संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दिस प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिसे डी संक्रमण कहते हैं। अब क्यूब रसायन जो उदाहरण है, क्यूब रसायन बनाओगे तो क्या होता है? आर्गन 18 4s में 0 और डी में 10 पूरे युग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्यूब रसायन में क्या इलेक्ट्रॉन, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए डी संक्रमण नहीं हो पाता है। डी संक्रमण नहीं हो पाता है, इसीलिए रंगहीन है। समझ गए? क्यूब रसायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है। क्या कहोगे? क्यूब रसायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है सभी, इसीलिए डी संक्रमण नहीं होता, रंगीन है। और क्यूप्रिक में क्या होता है? क्यूप्रिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, डी में 9 होते हैं। डी में क्या होते हैं? 9। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, डी संक्रमण हो जाता है, डी संक्रमण हो जाता है, डी संक्रमण हो जाता है, इसीलिए नीले रंग का होता है, नीले रंग का होता है। इसमें क्या? दिस प्रकाश की ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन जो अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा नहीं, यहाँ और भी कहीं ऐसा आए कहीं कि ये रंगहीन है, ये रंग फुल है, कलरफुल है, तो जब भी ऐसा आए तो कलर वाले में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, डी संक्रमण होगा, और जो रंगहीन होगा उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, डी संक्रमण नहीं होगा। इस सिद्धांत के आधार पर समझा दोगे। ठीक है, तो आगे देखो, फिर बात आते हैं संक्रमण तत्व जो है, कुछ इनके गुण और देख लो ध्यान से। संक्रमण तत्वों कुछ गुण होते हैं, जैसे परमाणु त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या है, आयनन विभव है, आयनन विभव है, ठीक है, और तुम्हारा आयनन भाव है, और क्वथनांक गलनांक है, क्वथनांक व गलनांक है, क्वथनांक व गलनांक है, और मिश्र धातु बनाना है। तो और भी ऐसे गुण हैं, ठीक है। तो ये काय पे डिपेंड होते हैं, ये अपन देखते हैं। तो ये चीजें हम बता दे रहे हैं, शॉर्टकट में देखना गौर करके। परमाणु त्रिज्या क्या होता है, हम इसे टेबल निकाल देते हैं, टेबल में जल्दी समझ में आ जाएगा, गौर करेंगे अपन, ठीक है। गौर करो, टेबल में जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखो टेबल में समझ लो ये गुण देखो। प्रथम संक्रमण श्रेणी में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? नाभिकीय आवेश क्रमशः बढ़ता है, इसलिए परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है। परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या कम होती जाती है। प्रायः प्रारंभ से मध्य तक परमाणु त्रिज्या कम होती है, और मध्य से प्रारंभ से मध्य, किसी भी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर मध्य तक परमाणु त्रिज्या कम होती है, ध्यान रखना, और मध्य से अंत तक लगभग समान रहती है। उसका कारण है परिरक्षण प्रभाव। क्या है उसका कारण? है परिरक्षण प्रभाव। अब ज्यादा यहाँ समझाने का मौका नहीं है, बस याद रख लेना कि यहाँ से यहाँ तक परमाणु त्रिज्या घटती है, उसका कारण है नाभिकीय आवेश, और यहाँ लगभग समान हो जाते हैं, तो उसका है परिरक्षण प्रभाव। क्या होता है? परिरक्षण प्रभाव से परमाणु आकार बढ़ता है। अब परमाणु आकार बढ़ता है, देखियो यहाँ नाभिकीय आवेश बढ़ रहा था, तो यहाँ नाभिकीय आवेश से परमाणु आकार घट रहा था, तो ये घटा रहा है और ये बढ़ा रहा है, दो विपरीत स्वभाव हो जाते हैं लास्ट में, इसीलिए परमाणु आकार लगभग समान होते हैं। परमाणु आकार लगभग समान होते हैं, इसलिए संक्रमण तत्व मिश्र धातु बनाते हैं। ध्यान रखना, तुमसे कोई क्या संक्रमण तत्व मिश्र धातु बनाते हैं, क्यों? तो तुम क्या कहोगे? संक्रमण तत्व के परमाणु आकार लगभग समान होते हैं, इसीलिए वे एक दूसरे के परमाणुओं को प्रतिस्थापित करके समांगी मिश्रण बना लेते हैं, इसीलिए ये मिश्र धातु बनाते हैं। और परमाणु आकार लगभग समान क्यों होते हैं? उसके दो कारण है। नंबर 1 नाभिकीय आवेश का बढ़ना और परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, नाभिकीय आवेश जब बढ़ता है तो परमाणु आकार घटता है, फिर परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है तो लगभग समान हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत प्रभाव के हैं। फिर हमने बताया आयनन भाव क्रमशः बढ़ता है, आयनन भाव क्रमशः बढ़ता है। क्वथनांक गलनांक देखो, क्वथनांक गलनांक कैसे पता लगाओगे? देखो क्वथनांक गलनांक का सिद्धांत क्या है? तो देखो हमने कहा परमाणु त्रिज्या कम होती है, पहले
देखना अब शॉर्टकट में क्या निकला कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक परमाणु आकार कम होता है, परमाणु आकार कम होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक लगभग समान होता है, लगभग समान होता है। परमाणु आकार लगभग समान होने के कारण ये मिश्र धातु बनाते हैं। मिश्र धातु क्यों बनाते हैं? परमाणु आकार लगभग समान होने के कारण, परमाणु आकार लगभग समान होने के कारण ये क्या करते हैं? मिश्र धातु बनाते हैं। क्वथनांक गलनांक का सिद्धांत होता है क्वथनांक गलनांक समानुपाती n सहसंयोजी बंधों की संख्या, सहसंयोजी बंधों की संख्या जितनी ज्यादा होती है क्वथनांक गलनांक अधिक होते हैं। सहसंयोजी बंध की संख्या, और सहसंयोजी बंध काय पर निर्भर हैं? n-1 d उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। n-1 d उपकक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे सहसंयोजी बंध उतने ज्यादा बनेंगे, क्वथनांक गलनांक उच्च होंगे। संक्रमण तत्वों के क्वथनांक गलनांक उच्च होते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि n-1 d उपकक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, सहसंयोजी बनते हैं, इसलिए क्वथनांक गलनांक उच्च होते हैं। इसको अगर आयनन भाव क्रमशः बढ़ता है, आयनन भाव क्रमशः बढ़ता है, ध्यान रखियो क्रमशः बढ़ता है। क्रमशः क्यों बढ़ता है? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इसीलिए आयनन भाव बढ़ता है। टेबल में हम एक बार फिट करके बता दे रहे हैं, ध्यान दो। टेबल में क्या होता है? देखो ये एस ब्लॉक तत्वों के क्वथनांक गलनांक कम होते हैं, एस ब्लॉक मुलायम होते हैं, डी ब्लॉक कठोर होते हैं, इनके क्वथनांक गलनांक उच्च होते हैं। उसका कारण क्या है? एस ब्लॉक में केवल एक प्रकार का बंध बनता है, धात्विक बंध। इसमें दो प्रकार के बंध बनते हैं, क्यों? इसका हमने बताया था n-1, इसमें ध्यान देना, गौर करियो, इसमें दो प्रकार के बंध बनते हैं। इनका होता है n-1 d 1 से 10 और ns 1 से 2, दो प्रकार के। ns बनाता है धात्विक बंध, जी बनाता है सहसंयोजी बंध। दो प्रकार के बंध बनते हैं, इसलिए इनके क्वथनांक गलनांक उच्च होते हैं। और जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो क्वथनांक गलनांक और भी बढ़ते जाते हैं। अपन जानते हैं प्रारंभ से मध्य तक क्वथनांक गलनांक बढ़ेंगे, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती है। फिर मध्य से अंत तक क्वथनांक गलनांक घटेंगे, क्यों घटेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या घटती है। जिंक, कैडमियम, मरकरी के क्वथनांक गलनांक कम होते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें पूर्ण कक्षा डी भरी होती है। पूर्ण डी कक्षा भरी होने के कारण केवल एक प्रकार का बंध बनेगा, धात्विक बंध। इसमें सहसंयोजी बंध नहीं बनते, इसलिए इनके क्वथनांक गलनांक कम होते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी क्वथनांक गलनांक कम क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें डी कक्षा पूरी भरी होती है, केवल एक प्रकार का बंध बनता है। एस ब्लॉक के क्वथनांक गलनांक भी कम होते हैं कि उसमें भी एक प्रकार का बंध बनता है। और जो संक्रमण तत्व इनके क्वथनांक गलनांक उच्च होते हैं, उसमें दो प्रकार के बंध बनते हैं, एनएस के कारण धात्विक बंध, इसके कारण सहसंयोजी बंध। और सहसंयोजी बंध जितने ज्यादा बनेंगे क्वथनांक गलनांक उतना उच्च होगा। ये सूत्र याद रखियो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारंभ से मध्य तक क्वथनांक गलनांक बढ़ते हैं, मध्य से अंत तक घटते हैं, ध्यान रखना। जल्दी करो, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों? संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों? बहुत सरल क्वेश्चन है, शॉर्टकट बता दे रहे हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 d 1 से 10 और ns 1 से 2। ns कक्षक और n-1 d कक्षक दोनों की ऊर्जा लगभग समान है। ऊर्जा लगभग समान होने के कारण, ऊर्जा लगभग समान होने के कारण क्या होता है? ध्यान से सुन लो, ऊर्जा ns कक्षक और n-1 d कक्षक की ऊर्जा लगभग समान होने के कारण ns कक्षक के तो इलेक्ट्रॉन बंध बनने में भाग लेते हैं, साथ में n-1 d कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी बंध बनने में भाग ले जाते हैं, इसीलिए इनकी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित हो जाती है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे d कक्षक में बढ़ते जाते हैं ऑक्सीकरण अवस्था और बढ़ती जाती है। प्रारंभ से मध्य तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, और मध्य से अंत तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसलिए परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है। जिंक परिवर्ती ऑक्सीकरण प्रदर्शन नहीं करता है, क्योंकि इसकी डी कक्षा पूरी भरी होती है। जिंक, कैडमियम, मरकरी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों नहीं करते? क्योंकि डी कक्षा पूरी भरी होती है। बहुत सारे जो है क्वेश्चन आंसर डी कक्षा में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर आधारित होते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए तो बहुत सारे आंसर दे सकते हैं। थैंक यू। ये आपका डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक हमने पूरा किया। 7 अंक पक्के, 7 अंक आपके पक्के हो गए हैं। अब हम आगे वाला आगे बताएंगे।